तो देखिए कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्लियर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। सभी को समझ में आ गया है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 में क्या है। तो एक्सरसाइज 3.2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें भी क्या बोल रहा है, आंसर लेकर भी आओगे तो ग्राफिकली लेकर आओ। एल्जेब्रिकली अभी आया ही नहीं है, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में आएगा। चलिए तो देखते हैं इसमें कितने बीट है। 2 बीट है, दोनों बीट को समझते हैं। पहला बीट में क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। मतलब क्लास 10 के 10 बच्चों को लिया गया, क्लास 10 के 10 बच्चों को लिया गया मैथमेटिक्स क्विज में, है ना। मैथमेटिक्स क्विज हो रहा था, उसमें से 10 बच्चे को सेलेक्ट कर लिया गया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और ये देखा गया कि जो 10 लोग में से चुना गया, 10 वो जो स्टूडेंट्स को चुना गया, उसमें जो गर्ल्स थी वो लड़कों से यानी बॉयज से 4 ज्यादा थी, है ना। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना, जो क्लास 10 के 10 बच्चों को चुना गया ना, उस 10 बच्चे में अगर देखा गया तो ये पता चला कि गर्ल्स का तादाद, है ना, बॉयज से 4 ज्यादा है। इस हिसाब से बताइए कि उस 10 बच्चों में कितनी लड़कियां और कितने लड़के। बात समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बीट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, गर्ल्स को हम लोग क्या मान लिए, एक्स। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हम लोग ऐसा मान लिए कि जितनी भी लड़कियां होंगी उसको हम लोग एक्स मान लिए, और जितने भी लड़के होंगे उसको वाई मान लिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर देखो तो हम लोग को इतना पता है कि लड़की और लड़का इन दोनों को मिला करके 10 लोगों को तो लिया गया है। इतना तो हम लोग को पता है कि लड़की और लड़का, जो स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज को मिला करके कितने लोगों को लिया गया है, 10। तो ये तो पहला इक्वेशन बन गया। देखिए हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, यानी जोड़ा बनाना होगा। दूसरा केस में देखो इसमें क्या बोला गया, दूसरा में बोला गया कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। ज्यादा मतलब प्लस, है ना। तो अगर लड़कों में 4 ज्यादा कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगी, लड़के। तो जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? अब क्या बोला है, ग्राफिकली बनाने के लिए। तो ये पहले से ही x इन द टर्म ऑफ y है, तो इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग को बनाना होगा, है ना। तो इसको भी x इन द टर्म ऑफ y बना लेते हैं, है ना। तो इसको अगर x इन द टर्म ऑफ y बनाएंगे मुबारक, क्या बनेगा, पहले वाले इक्वेशन को x इन द टर्म ऑफ y लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू y माइनस y। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, इसका टेबल बनाना होगा। और इसका टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो छोटा छोटा लेके बनाना होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो अगर यहां पर अंदर में क्या है, y है, अपने मर्जी से क्या रखना होगा, y। तो अगर y हम 1 ले लें तो x कितना आ जाएगा, 5। अगर y 0 ले लें तो x कितना आ जाएगा, अगर y -2 ले लें तो x कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलो इसका देख लेते हैं, ध्यान दो। अगर हम लोग x 2 ले लें, 2 ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 8। अगर ये 4 ले लें, 6।
और अगर हम लोग ये ले लेते हैं, कोई नंबर ही ले लेते हैं 6, तो ये कितना आ जाता 4। समझ में आ गया, ये बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को प्लॉट करना है। तो ठीक है, यहां पर प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, यहां पर देखो 5 है, 4 है सिर्फ, यानी सब इवन नंबर है, सबका सब इवन नंबर है। ठीक है, तो यहां से 2 4 6 8, ठीक है 8 तक हो जाएगा आगे। ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सबका जो इंटरवल होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 सॉरी 2 4 6 8, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8, 2 2 का इंटरवल लिए हैं। ठीक है, -2 -4 -6 -8, इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी। किसी को डाउट है? नाहिद, नफीसा, कोई डाउट है? चलिए तो प्लॉट करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 और 5 है ना, y पे होगा 1, y पे होगा 1 और x पे क्या होगा 5, यानी यहां पर 5 6 यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 0, तो 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 -2 +2 x का और -2 y का। देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर बनाते हैं 8 और 2 है ना, 8 और 2। ठीक है, फिर क्या है 6 और 4, ये 6। ठीक है, फिर क्या है 4 और 6, ठीक है। तो ध्यान दो, ध्यान देना, हम लोग का ये जो ग्राफ बना, ये वाला, ये कौन सी इक्वेशन का बना है, ये बना है, ये 2 वाले का बना है ना, ये बना था x इक्वल टू वाई प्लस 4। बात समझ में आ रहा है? वैसे हम चाहते तो इसको इक्वेशन बना सकते थे x माइनस वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आ रहा है ना, इसको उधर ले जाते तो क्या हो जाता, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा ये वाला किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है असलियत में ये वाले का है ना, तो इसमें लिख देंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बन तो गया, लाइन इंटरसेक्ट कर गया, मतलब एक आंसर आएगा, आने वाला था एक आंसर। ठीक है, अच्छा ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कंसिस्टेंट। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट मिला हम लोगों को, ये वाला जो पॉइंट मिला, जिस पॉइंट P को बोल रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो अगर x के तरफ जाएंगे तो क्या आ रहा है 7, x के जगह आ रहा है 7 है ना, और y के जगह पर क्या आ रहा है, ठीक है 3। तो x क्या आ गया 7, x आ गया 7 और y आ गया 3। तो अब देखते हैं दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 10 है ना, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, क्योंकि 3 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 7, यानी हम लोगों ने जो बनाया आंसर वो एकदम सही बनाया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट बन जाता।
जल्दी से देखो, क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछो। नाहिद, नफीसा, समझ में आया क्या? यस सर आ गया। समझ में आया तुम्हें जी? तुम्हें समझ में आया? साहिल कहां पर? ग्राफ तो प्लॉट तो कर पाओगे ना, ग्राफ प्लॉट कर लोगे, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए। एक्स वाले को मान लिए तो एक्स जब मांगना गया था, वाई जिसको मान रहे थे ये वाई आ गया। समझ में आया? शाहनवाज तुमको जी? सिफा आ गया तुम लोगों को? उधर हाँ बोलिए। नहीं, मेनली 3 लेना चाहिए, और 3 में भी क्या, एक जीरो, एक माइनस, एक पॉजिटिव, ज्यादातर कोशिश करो ऐसा लेने का, ठीक है? और अगर नहीं है, अपने सहूलियत के लिए ले रहे हो तो पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई गलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि ग्राफ आगे बनाकर वहां पर मिलेगा ही। समझ में आ गया? वहां 2 है। समझ में आ गया सभी को? चलिए सेकंड बिट देखते हैं इसका। हाँ, तो सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं आप। चलिए इसी का सेकंड बिट देखते हैं। तो देखिए इसका सेकंड बिट में क्या है, ध्यान देना, ये तो बहुत इजी है। क्या लिखा हुआ है? 5 पेंसिल और 7 पेन साथ में खरीदेंगे तो कितना रुपया लग जाएगा? 50 रुपया। और वही अगर 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदेंगे साथ में तो लग जाएगा 46 रुपया। तब बताइए कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 एंटिटी है ना? तो क्या करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be rupees X and the cost of 1 pen be rupees Y according to क्वेश्चन। बताइए कि पहला इक्वेशन क्या बनेगा? मुबारक, फाइव एक्स यानी 5 पेंसिल खरीदा, और हाँ 7y, ये दोनों मिलाकर के कितना रुपया दिया है ना? ये हो गया इक्वेशन 1। बात समझ में आ रहा है? सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले के लिए जल्दी बताइए। अच्छा तुम बता दो सेकंड वाला इक्वेशन। सेवन एक्स प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो गया 2, है ना? 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी को भी हम लोग को x इन द टर्म ऑफ y और y इन द टर्म ऑफ x रखेंगे, फिर क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि लाइन जो बन रहा है दोनों वो इंटरसेक्टिंग बन रहा है, कोइंसिडेंट बन रहा है या पैरेलल बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉस्ट निकालने हो तो आएगा ही आएगा। अगर x जो भी हमारे कोऑर्डिनेट आएगा, देखना कहीं ना कहीं मिला, तो जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा वो दाम हो जाएगा पेंसिल का, और y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या हो जाएगा, पेन का। अभी जो बताया गया बन जाएगा, सभी से बन जाएगा, श्योर हो? तो ये होमवर्क में चला जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट है? नाहिद, नफीसा, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये तो बहुत इजी है, मैं इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को बता दिया था ये बात मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। बोल रहा है कंपेयर करो सारे रेशियोज को A1, A2, B1, B2 और C1, C2 में, और चेक करो कि वो जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है? बहुत इजी हो गया कि नहीं? तो देखिए पहला वाला क्या है, 2 इक्वेशन बता दो जल्दी से, क्या क्या है?
5x माइनस 4y इक्वल टू +8 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है? 7x प्लस 6y। ठीक है ना? देखो इसको स्टेटमेंट अगर लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता? एमसीक्यू में तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन फिर भी मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग लिखते ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वेयर a1 क्या हो जाएगा? a1 हमारा, तो ध्यान देना, x के पहले जो होगा वो a1 होगा। तो किस इक्वेशन को देखा जा रहा है? फर्स्ट इक्वेशन को। तो x के पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा? a1। b1 क्या हो जाएगा? -4। ध्यान देना, क्योंकि यहां प्लस है तो इसका पास क्या होगा? माइनस होगा। और c1 कितना हो जाएगा? 8। बात समझ में आया? हम लोग कंपेयर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सेकंड के लिए कर रहे हैं ना, सेकंड इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू, बन गया है ना? अब हम लोग क्वेश्चन के आधार पर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहीं पर देखेंगे। पहले हम लोग ये क्या करेंगे कि a1 a2 को लगाएंगे। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 यानी 5/7, और ये क्या हो जाएगा? -4/6, और ये क्या हो जाएगा? 8/-9। ठीक है, भले ये छोटा हो रहा है ना? तो एक स्टेप जानबूझ के मैं बढ़ाकर तुम लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5/7 -2/3 और -8/9। नीचे वाले को ऊपर ला दिए। ठीक है, देखने में क्या पता चल रहा है कि पहला वाला भी इक्वल नहीं है, दूसरा वाला भी इक्वल नहीं है ना? तो जब पहला वाला ही इक्वल नहीं है ना, तब हम लोग जान गए कि हम लोग क्या पता चल गया? सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, सो द गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो गया इसका पूरा आंसर। बात समझ में आ रहा है? जो इक्वेशंस दिया गया है वो क्या बना रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है, इससे पता चला। बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 जब b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो जो इक्वेशंस होता है वो क्या फॉर्म करता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। आर लिख सकते हो या फॉर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, वो फॉर्म करेगा या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें जितने भी बिट्स हैं, बोलो तुम लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? पक्का बना लोगे? श्योर? बन जाएगा ना? ठीक है, बहुत इजी है। स्टेटमेंट आपको वैसे ही लिखना है, एमसीक्यू में नहीं लिखना है, सीखने के लिए आपको लिखना है। हम लोग क्या किए? पहला वाला इक्वेशन को कंपेयर किए स्टैंडर्ड फॉर्म से,
दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर किए दूसरे वाले इक्वेशन से, और उसके बाद पहले ऐसा एज्यूम किए कि तीनों इक्वल होगा। हम लोग पहले इक्वेशन को एज्यूम किए, जब हम लोग इसको बैठाकर देखे तो पता चला कि तीनों इक्वल नहीं आ रहा है। तब हम लोग को सेंस पता चला, हम लोग को पता था, है ना, कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 किसी को डाउट है? नाहिद, नफीशा, तुम लोगों को डाउट है? नो सर। नो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, डाउट है तुमको? तुमको जी कोई डाउट है तुम्हें? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे, बस इसमें क्या करना है आपको, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो तुम लोग को याद होगा जो पैरेलल लाइन होता था, जो पैरेलल लाइन होता था वो सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता था, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये दोनों के दोनों लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो आप लोगों को बस क्या याद रखना, ध्यान देना, मैं जो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ग्राफ बता दिया था, इंट्रोडक्शन में ग्राफ बताया था, बस आपको वही देखना है। पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे A1 B1 और C1 को किससे, अपॉन करके A2 B2 और C2 से, है ना। अगर पहले का ही दो अगर इक्वल नहीं आता, पहले का ही दो इक्वल नहीं आता, यानी B1 अपॉन B2, सॉरी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते दोनों के रेशियो, तो वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। आपको इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल नहीं बताना है, बस इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एग्जाम में ऐसा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि यह कंसिस्टेंट है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है, अलग अलग ऑप्शंस दे देगा आप लोगों को, है ना। या क्या करेगा, पूछेगा कि बताओ ये जो चार दिए गए हैं इनमें से कौन कंसिस्टेंट है, तो तीन इनकंसिस्टेंट होगा और एक कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपको सबको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, श्योर। चलिए तब भी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में वही है, क्या है 4 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तब उसका आंसर निकालना है, ग्राफ में बनाना है। ध्यान देना, पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। देखो इस तरह का मैं क्वेश्चन तुम लोग से पूछा था, मैं पूछा था कि बताओ इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो तुम लोग को पता चल रहा था कि जहां जहां कंसिस्टेंट आ रहा था वहां आंसर आ रहा था, और जहां इनकंसिस्टेंट था वहां आंसर नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर तुम कंपेयर कर रहे हो A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 से, और कंपेयर कर रहे हो C1 अपॉन C2 से, अगर कंसिस्टेंट आ गया तो उसका पक्का आंसर आएगा, चाहे एक आंसर आएगा या फिर बहुत सारा आंसर आएगा, है ना। एक आंसर कब आएगा, जब इंटरसेक्टिंग होगा। बहुत सारा आंसर कब आएगा, जब कोइंसिडेंट होगा। बात समझ में आया? आंसर कब नहीं आएगा, जब वो इनकंसिस्टेंट है। तो ध्यान देना, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों को पहले कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद फिर दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करोगे दूसरे इक्वेशन से, उसके बाद दोनों के रेशियोज को देखोगे कि किसका रेशियो किसके बराबर आ रहा है। अगर वो कंसिस्टेंट आ रहा है तब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कौन वाला, x इन द टर्म ऑफ y, y इन द टर्म ऑफ x, फिर बॉक्स बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है। लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है, लेंदी है लेकिन इजी है। और अगर आपसे कंपेयर करने में ही वो पैरेलल आ गया, है ना, क्या आ गया, पैरेलल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका मतलब उसका आंसर नहीं आएगा। जब आंसर ही नहीं आएगा तो उसको ग्राफ में प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, नाहिद, नफीसा, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। यस सर। यस सर। जल्दी बता दो।
देखो कंपेयर करना है, बोलो क्या बोल रहे थे तुम? एक बता दे, देखो अभी तुम ये बताओ कंपेयर करना जानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ कंपेयर करना जानते हो ना? ये बताओ कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है? ये कंसिस्टेंट है ना? और ये लाइन कैसा होगा? पढ़ना पड़ेगा बाबू, इसके लिए याद करना पड़ेगा, इतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बात समझ में आया? अच्छा दूसरा देखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये अगर रहता है ना, तो ये क्या रहेगा? इनकंसिस्टेंट। और ये जो लाइन देगा वो कैसा होगा? पैरेलल लाइन। तो जब कंपेयर करोगे ना, और ऐसा हो गया कि पहला दो रेशियो मिल गया लेकिन बाद का दो रेशियो आपस में नहीं मिला, तब इसका सॉल्यूशन नहीं बनाना हो। सॉल्यूशन नहीं बनाना होगा, इसका मतलब क्या है? जैसा हम लोग सीखे ना 3.1 में ग्राफ बनाना, वो नहीं बनाना हो। अगर ऐसा हो गया तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। और तीसरे में क्या है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये भी क्या होता है? कंसिस्टेंट। और ये क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, है ना? सब बताया था ना, इस तरीके से बनता है, इसमें इस तरीके से बनेगा, और इसमें एक के ऊपर ही एक चला जाता है। बात समझ में आया? डबल लाइन रहता है इसमें, बस यही तो है। अगर ये पता है ना तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डाउट है? बन जाएगा, सभी से बन जाएगा ना? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दे रहे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझो। क्या लिखा हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज मोर देन इट्स ब्रेथ 36 मीटर, ठीक है, इट्स ब्रेथ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ध्यान दो, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या बोला जा रहा है? ध्यान देना, रेक्टेंगुलर गार्डन में बोला जा रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। जो लेंथ होगा वो ब्रेथ से 4 ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ ज्यादा होता है ब्रेथ से, तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट द लेंथ ऑफ x मीटर, ठीक है। गार्डन को क्या मान लिया हम लोग? x मीटर। कौन से गार्डन को? लेंथ का। रेक्टेंगुलर जो लेंथ है ना, रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। एंड द ब्रेथ b y मीटर, यानी लेंथ को हम लोग क्या मान लिए हैं? x, और ब्रेथ को क्या मान लिए हैं? y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला ये बोला है कि जो लेंथ होगा, लेंथ वो ब्रेथ से 4 ज्यादा होगा। बात समझ में आया? जो लेंथ होगा वो ब्रेथ से 4 ज्यादा हो। मैं बार बार बताया हूं कि दोनों को अगर बराबर करना है तो जो कम होता है उस पे ऐड करते हैं, तब ना वो लोग बराबर होगा। जैसे मैं तराजू के बारे में बताया था,
जहां पर कमी होता है वहां पर हम लोग वैल्यू को प्लॉट करते हैं ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो ये इक्वेशन पहला मिल गया हम लोगों को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे में क्या बोला है कि हाफ द पैरामीटर, अगर पैरामीटर को हाफ कर दे पैरामीटर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 के, है ना। हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का जो हाफ होगा किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, है ना। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ध्यान दो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर ऑफ गार्डन यानी रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। तो देखो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 36, ये होगा, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। हाफ का मतलब क्या है, 1/2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? मैं एक बार और स्टेप बढ़ा देता हूं, देखो 1/2 इंटू 2, क्या मैं लेंथ के जगह पर x यूज कर सकता हूं, ब्रेथ के जगह पर क्या y यूज कर सकता हूं, इक्वल टू 36। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये बन गया हमारा दूसरा, बन गया दूसरा। अब हमारे पास पहला इक्वेशन पहले से x इन द टर्म ऑफ y बना हुआ है, दूसरा वाला हम चाहे तो x इन द टर्म ऑफ y लिखें या y इन द टर्म ऑफ x लिखें। दोनों का क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x का जो कोऑर्डिनेट आएगा, x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा लेंथ होगा, और y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, ब्रेथ होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको तो अलजेब्रा से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, लेकिन अभी तक मैं अलजेब्रा बताया नहीं हूं ना, इसलिए आप ग्राफिकली समझोगे। बात समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो, क्या डाउट है तुरंत पूछो। नाहिद, नफीसा, समझ में आया? यस सर। यस सर। तुम लोग को समझ में आया? उधर समझ में आया? साहिद समझ में आया? उधर जी आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, नहीं ग्राफ में प्लॉट करना सबको आंसर पता चलेगा। लेकिन नहीं लिखा, हम क्या बोले अभी, हम अलजेब्रा बताएं क्या? अलजेब्रा नहीं बताएं तो फिर अच्छा ठीक है, अगर इसको ग्राफ में नहीं बनाना चाहोगे ना तो जगह छोड़ देना आंसर निकालने के लिए, जब अलजेब्रा बता दूंगा ना तब उसको सॉल्व कर लेना। समझ में आया? बहुत इजी है, बस क्या करना है, एक्स का वैल्यू वाई पे प्लॉट कर देना है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है, उसको प्लॉट कर देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। करके दिखा देता हूं, है ना। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये 2 ही है ना, तो जहां x लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे हम, तो देखो x के जगह लिखेंगे y प्लस 4, और ये वाला प्लस यहां पर और ये वाला y यहां पर इक्वल टू 36। ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, y कितना, y 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 2y इक्वल टू 32। बात समझ में आया? तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 मीटर। यानी हमको पता चल गया कि y का आंसर कितना आएगा, 16 मीटर। y हमको पता चल गया 16 मीटर। ठीक है, y हमको पता चल गया, यानी ये 16 मीटर। तो क्या बोला गया था कि x जो होगा वो y से 4 ज्यादा होगा, यहीं पर देख लो। तो हमको क्या पता है, x निकालना है, y हम लोग को पता चल गया 16 प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। तो x कितना आ जाएगा, 20 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? सबको समझ में आ गया ना? तो देखो डायरेक्ट निकल गया इसमें हमको किसी भी तरह का, ये क्वेश्चन 1 से, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y आ गया था 16 प्लस 4, तो x आ गया 20 मीटर, है ना।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये किससे हुआ? अलजेब्रा से। ठीक है, ग्राफिकली बोला गया तो क्या करना, इसका एक्स नेटम ऑफ वाई तो पहले से बना हुआ है, इसको प्लॉट करना बॉक्स में, फिर प्लॉट कर देना ग्राफ में, फिर इसका बनाना, ग्राफ पे प्लॉट कर देना, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा तो देखना एक्स क्या आएगा, एक्स यानी जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा जब कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, ठीक है ना, तो एक्स वाला जो होगा वो कहां जा रहा होगा, 20 वाले पे, और वाई वाला जा रहा होगा किसने, 16 वाले पे। बात समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगा। और दो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक इक्वेशन मेरे पास है, एक इक्वेशन इसके पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक दिया हुआ है। अब बोल रहा है कुछ भी करो और क्या बनाकर दिखाओ, इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग बनाओ। तो अब जरा सोच करके देखो, इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये करना होगा, है ना। यानी अब हमको क्या करना होगा, अपने मर्जी से कोई दूसरा इक्वेशन लेना होगा, लेकिन ऐसा इक्वेशन लेना होगा जिसमें a1 a2 b1 b2 इक्वल ना हो, है ना। तो क्या कर लेंगे, लेट यहां कर दिया, ठीक है, लेट दी सेकेंड इक्वेशन बी। अब मैं अपनी मर्जी से क्या मान रहा हूं, यहां मान लेता हूं 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मैं मान लिया, है ना, ये मैं मान लिया हूं। बात समझ में आया? ये हम लोग को पहले से दिया हुआ था, तो जरा करके देखते हैं। a1 तो हमारा ये होगा, ठीक है, a1 क्या हो गया 2 और a2 क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 2, और बाद वाला को तो वैसे भी नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी तो ये दोनों तो पहले ही नॉट इक्वल हो गया, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है इंटरसेक्टिंग को। बात समझ में आया? वैसे ही हम लोग जब सेकंड बनाएंगे, सेकंड कौन सा है, पैरेलल, पैरेलल लाइन बनाने वाला। तो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग को सोचना होगा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में जब हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले के लिए जब हम लोग लेट करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले दोनों को इक्वल दिखाना होगा। तो इक्वल दिखाने के लिए यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 4x ले लो, यहाँ 3 है तो यहाँ 6x ले लो, सॉरी 6y। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर अलग दिखाना तो यहाँ 7 ले लो, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो पहला वाला देखो क्या हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, लेकिन ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से अपने मर्जी से लेना है। अच्छा एमसीक्यू में क्या हो सकता है, बोलेगा इंटरसेक्टिंग बनाना है, एक दे दिया और ऐसे ही 3 और बना देगा, बोलेगा बताओ हम बनाए थे लेकिन 4 में कौन सा ऐसा है जो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तुमको उसमें टिक लगा देना होगा। समझ में आया ना, नाहिद नफीसा समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है? चलिए लास्ट जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको दो इक्वेशंस दे दिए गए हैं और बोल रहा है कि इसको ग्राफ में प्लॉट करो, ठीक है। ध्यान देना, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ध्यान देना, करना क्या है, आपको अपने मर्जी से इसको x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x बनाना, इसका ग्राफ, इसका बॉक्स बना लेना x और y,
इसका भी क्या बना लोगे, बॉक्स बना लोगे, बना लिए। जब इसको प्लॉट करोगे ना, ध्यान देना, जब इसको प्लॉट करोगे तो तुम लोग देखना कि जब प्लॉट करने के दौरान ना कुछ इस तरीके से लाइन जा रहा होगा, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा उसका। ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश, ठीक है। ये वाला पहले वाले का बना है, मान लो सपोज दैट एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, उसका ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। और ये वाला सेकंड वाले का बना होगा, यानी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। ध्यान देना, बोल रहा है ना कि आप जो ग्राफ बनाओगे ना उसमें ट्रायंगल दिखेगा, तो ध्यान दो, ये एक दिख रहा है ना ट्रायंगल, आपको इसी को क्या कर देना है, शेड कर देना। यही हो गया आंसर। बात समझ में आया? आपको दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पहला, ये है दूसरा, दोनों का ग्राफ बनाना, प्लॉट करना, प्लॉट करने के बाद पक्का ये क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, और जो भी ट्रायंगल का पार्ट होगा उसको शेड करना है। अच्छा, इसको अगर एग्जाम में देखा जाए तो क्या किया जाएगा, इसी का बोलेगा ना एरिया निकालने के लिए, इसी का क्या बोलेगा, एरिया निकालने के लिए। तो क्या करना, यहां से लेकर यहां तक गिन लेना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रेथ, है ना, और यहां से लेकर यहां तक गया ना, ये हाइट हो जाएगा इसका, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब लगाओगे, मैं नीचे बता देता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ आएगा, बेस क्या, तो यहां से लेकर यहां तक का कोऑर्डिनेट गिन लेना, ये पूरा गिन लेना। भले यहां जा रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 2, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ ब्रेथ कितना आ जाएगा, 9। बात समझ में आया? हाइट देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 7, और फिर इंटू कर देना उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ट्रायंगल जो बना ना, एग्जाम में हो सकता है कि इसका बेस और हाइट आ जाए और उसका हमको क्या निकालना पड़ जाए, एरिया। लेकिन अभी हम लोग को एरिया निकालने नहीं बोल रहा, अभी सिर्फ क्या बोल रहा है, ट्रायंगल को शेड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? तो फाइनली एक्सरसाइज 3.2 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया, बन जाएगा ना? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बैग दे दो, नहीं दे दो। अच्छा, दूसरी बात देखो, कल हम ये चेक नहीं करेंगे, हम मंडे ये चेक करेंगे, पूरा एक्सरसाइज 3.2 का एक एक क्वेश्चन, एक एक मंडे चेक करेंगे। कल साइंस का प्रैक्टिस करके आना। नहीं नहीं, कल नहीं, कल नहीं, कल टेस्ट नहीं होगा। तुम लोगों को वैसे लेना था, हमको ले ले क्या? ठीक है, पढ़ा देंगे, जाओ, गुड बाय। नहीं, ये स्कूल कॉपी थोड़ी, ये नहीं बना है, जहाँ जो नहीं बना तो स्कूल कॉपी देख लेंगे। ठीक है, मुबारक, तुम बनाओ, तुम बनाते नहीं हो बाबू, इसे तुमको समझ में नहीं आता है, तो फिर पूछते क्यों नहीं हो? तो ठीक है, नाहिद, नफीसा, कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बना लेना, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो कभी भी पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, गुड बाय। तुम बनाओ, ठीक है?